हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज की लेसन में बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त चुनौतियां और इनकी चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। हमारा ये आखिरी लेसन है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। अभी तक सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके इतिहास, सिद्धांत, सुरक्षा परिषद, महासभा, ठीक है, इसकी उपलब्धियां, इसके जो भी और क्वेश्चन आने की संभावना है, लगभग मैंने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप जरूर देखिए, उनको नोट करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो इस लेसन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख चुनौती क्या है। तो देखिए, इसके जो उद्देश्य में लिखा गया है, उद्देश्य में लिखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो भाई, जब अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाना है तो जो लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की लगातार परीक्षण हो रही हैं, ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, कैसे आप शांति बनाए रखना चाहते हो। इस तरह से कि लगातार परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या बढ़ती रहे, या फिर आप इन पे रोक लगाओ। तो परमाणु अस्त्रों के प्रसार को नियंत्रित करने की चुनौती, यानी बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कि यदि आप अपने उद्देश्यों में शांति सुरक्षा की बात करते हो, समन्वय की बात करते हो, तो इस तरह की गतिविधियों पे रोक लगाइए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण। इस समय आतंकवाद न सिर्फ एक देश की समस्या, लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में आतंकवाद पहुंच चुका है। और इसका समाधान भी कैसे हो सकता है, सभी देशों के आपसी समन्वय से। ऐसा थोड़ी कि एक देश इसका समाधान चाहता है, दूसरा देश इसको बढ़ावा दे रहा है, ऐसे तो संभव है नहीं है। तो जब इसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है तो आप कैसे बोल सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्वव्यापी संगठन है जो विश्व स्तर की समस्याओं का समाधान करती है। तो फिर आतंकवाद का समाधान क्यों नहीं कर रहा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कहीं ना कहीं आप इसकी विफलता को बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि इसके निर्णय को सही से लागू नहीं किया जाता, इसके सदस्यों में आपसी समन्वय नहीं है, इसके सदस्य अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनको पहले देखते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनको बाद में देखते हैं। तो ये भी इसकी एक विफलता का इसकी विफलता के बारे में बोल सकते हो। नवोदित विकासशील देशों के आर्थिक और तकनीकी विकास, जो औपनिवेशिक शक्तियां थी जिनसे देश बाद में जो स्वतंत्र हुए हैं, अब उन बाद में स्वतंत्र हुए देशों में आप आर्थिक विकास कैसे करोगे, आप वहां तकनीकी विकास कैसे करोगे, वहां के लोगों का जीवन स्तर आप कैसे उठाओगे, इस संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा है। क्योंकि लगातार विकसित देशों के द्वारा ऊर्जा के संसाधनों का लगातार उपभोग किया जा रहा है। तो विश्व के जो संसाधन है ज्यादातर उपभोग विकसित देशों द्वारा किए जा रहे हैं। विकासशील या नए स्वतंत्र राष्ट्रों की अभी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो नवोदित विकासशील देशों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास की चुनौती। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वैश्विक स्तर का है, लेकिन इसका भी कोई स्थायी हल नहीं निकला है अभी तक। सिर्फ मीटिंग होती है, बातें होती है, भाषण दिए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं, लेकिन धरातलीय स्तर पर उसको लागू नहीं किया जाता है। और देश अपने अपने विकास की अंधी दौड़ में अभी भी पर्यावरण का लगातार दोहन करने में लगे हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है विकसित देशों की। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में तो उन्होंने बहुत शोषण किया ना प्राकृतिक संसाधनों का। अब तकनीक का विकास कर लिया है तो वो दबाव किसके ऊपर, बराबर दबाव बना रहे हैं विकासशील देशों के ऊपर कि वो भी अपने यहाँ जो प्रदूषण का है उत्सर्जन रोके। लेकिन विकासशील देशों की स्थिति अलग है, यहाँ तो लोगों की अभी आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यदि ये लोग विकासशील देश, तो देखिए विकसित देश तो सक्षम हो चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, उनकी जनता के पास सब कुछ है, उनका जीवन स्तर ऊंचा है, लेकिन यदि विकसित देश इतने गरीब बने रहेंगे, अपना विकास नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो भेदभाव है कि विकासशील विकसित देशों के बीच जो सेम तरह की चीजें लागू की जाएंगी तो गलत हो जाएगा। यदि जो साधन संपन्न तकनीकी जहाँ पे पर्याप्त है तो उनको थोड़ा सा कम ढील देने की जरूरत है, और जो अभी विकास की प्रक्रिया में आया है उसको थोड़ा सा इन चीजों से छूट दिया जाए और इस तरह के समझौते किए जाए ताकि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण को, ग्लोबल वार्मिंग को, ओजोन परक्षरण को रोका जा सके। ठीक है, बढ़ता मानवीय अधिकारों का उल्लंघन लगातार अलग अलग देशों में, चाहे शरणार्थियों की समस्या हो, चाहे गृह युद्ध की स्थिति हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, इन सब से भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसको भी पूरी तरह कंट्रोल करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम नहीं रहा। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपभोग की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है। जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग ऊर्जा के नाम से इससे हथियार बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस पे कंट्रोल हो, उचित
दिशा निर्देश जारी हो, सही से प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि इस तरह की गतिविधियां रोका जाए। इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करने की जरूरत है और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यदि आपको लिखने को आता है तो ये सारी चुनौतियां आप लिखोगे। इसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाने के सुझाव। आप कौन से सुझाव देंगे? यदि आपने चुनौतियां पढ़ ली, इसकी कमजोरियां पढ़ ली, इसकी उपलब्धियां पढ़ ली, समस्याएं देख लिया, आप क्लियर हो गए सब कुछ, तो आप कैसे बताओगे कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावी बना सकती हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो चार्टर है ना, उसमें पहले आप संशोधन करो और उसके संशोधन की प्रक्रिया को आसान बनाओ ताकि परिवर्तित स्वरूप के अनुसार नई चीजों को उसमें जोड़ा जा सके, पुरानी चीजों को हटाया जा सके। ओके, और अब यही देख लीजिए, यदि संशोधन की प्रक्रिया आप चार्टर में आसान करोगे तो सुरक्षा परिषद, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद की जो संरचना थी, उस संरचना की स्थिति अलग थी, उस समय की जरूरतें अलग थी, आज की जरूरतें अलग है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद में आज विस्तार की आवश्यकता है। तो यदि आप चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया को आसान बनाओगे तो क्या होगा? इससे आसान हो जाएगा संशोधन करना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऐसा नहीं है, यदि जो वो निर्णय देता है विभिन्न देशों के बीच विवाद के जो मुद्दे उनमें आप निर्णय देता है तो उनको भी लागू कराने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आपने निर्णय दे दिया, दूसरा देश मानने को तैयार नहीं, तो ऐसे निर्णय का क्या काम है? यदि आप दबाव नहीं बना सकते अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जब उस देश के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा तो आप कुछ भी निर्णय देते रहे, दूसरे देश को मानना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि यदि कोई ऐसा देश है जो दूसरे देशों के साथ जबरदस्ती करता है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसके विरुद्ध कोई निर्णय देता है तो उसके ऊपर दबाव बना के उसे लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के आय के स्रोत नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के पास खुद के आय के स्रोत नहीं है कि यदि वो किसी देश को वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता देना चाहता है तो दे सके। वो अपने आर्थिक स्रोत उसके पास है नहीं है, वो आर्थिक गतिविधियों के लिए खुद निर्भर करता है अपने सदस्य देश। अब जो सदस्य देश ज्यादा अनुदान देगा उसका वर्चस्व भी ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है। इसके पास अपनी खुद की सेना नहीं है कि यदि कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई राष्ट्र एक कमजोर स्तर पे यदि आक्रमण करता है, उसको परेशान करता है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की सेना होगी तो क्या करेगी? ऐसे राष्ट्रों को क्या करेगी? रोकेगी। तो उसके पास खुद की सेना नहीं है, खुद के आय के स्रोत नहीं है, न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी बाध्यकारी लागू नहीं होते। ठीक है, चार्टर के संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है। ये प्रमुख जो सुझाव है इनको आप दे सकते हैं कि इनके माध्यम से इनको हम सब ठीक कर सकते हैं और ठीक करके यूएन को मजबूत बना सकते हैं। क्षेत्रीय संगठनों पर प्रतिबंध लगाना। अब बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बनते रहते हैं, 2 देश, 4 देश, 10 देश मिलकर संगठन बनाते हैं। यूएन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, लगभग दुनिया के मैक्सिमम देश इसमें शामिल है। तो जब आप क्षेत्रीय स्तर पे संगठन बनाते हो तो उसका परिणाम क्या होता है? जो यूएन के जो सिद्धांत हैं, यूएन के जो उद्देश्य हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जब वो प्रभावित होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो देश हैं वो अपने राष्ट्र के हित को देखेंगे और अपने क्षेत्र को हित के देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हित को दरकिनार कर देंगे। जब अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को दरकिनार करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यूएन की जो मजबूती है वो कमजोर होगी। तो यदि आप यूएन को मजबूत रखना चाहते हो तो क्षेत्रीय संगठनों में कुछ तरह का लगाम लगाना पड़ेगा ताकि यूएन के जो उद्देश्य है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, तो एक भी आप सुझाव दे सकते हो। उसके बाद आप एक सुझाव दे सकते हो कि सदस्य राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव रखें। यानी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पे पूरी निष्ठा रखें और अपनी अंतरराष्ट्रीय जो नीति है उसी के अनुसार अनुरूपित ढालें। जैसा कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों के अनुसार अपनी विदेश नीति को अपनाता है और उन सिद्धांतों को पूरी तरह से स्वीकार करता है। स्थायी सेना के बारे में बता ही चुका हूं, तो इसके पास स्थायी सेना होना चाहिए ताकि यदि संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो ये उससे निपट सके। संगठन के सुधार की आवश्यकता है, यानी इसमें विस्तार की जरूरत है। जैसे सुरक्षा परिषद में विस्तार की जरूरत है। सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है
अफ्रीकी देशों में, लेकिन सुरक्षा परिषद में एक भी देश स्थायी सदस्य नहीं है अफ्रीकी देश का, एक भी स्थायी सदस्य नहीं है दक्षिणी अमेरिका का। सबसे कम जनसंख्या यूरोप की, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा परिषद में सदस्य है यूरोप की। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो संरचना है सुरक्षा परिषद की भेदभावपूर्ण है, सही से नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया है, इसके समाधान की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक भी आप सुझाव दे सकते हो। संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, ताकि उस शांति और सुरक्षा के दायित्व को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियों में और विस्तार किया जाए। लास्ट में एक सुझाव दे सकते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनके द्वारा जो वीटो अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है, अपने हित के लिए उपयोग किया जाता है, अपने हित को संरक्षण देने वाले देशों के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस पे रोक लगानी है। या तो आप वीटो का विस्तार करो या वीटो शक्ति को कंट्रोल करो, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई वीटो का प्रयोग ना करे। इस तरह की यदि व्यवस्था होगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर काम करेगा और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की तरह तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थितियां कभी भी या वैश्विक अशांति व्याप्त नहीं होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को, अपने सिद्धांतों को अपने अंगों के माध्यम से, अपनी एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कभी P5 पूछे तो P5 में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। तो P5 के बारे में भी आप जान लो, तो कभी मल्टीपल चॉइस में या कभी लिखने को है तो आप जाने कि P5 का आखिर मतलब क्या होता है, या न्यूज में कहीं उपयोग हो P5 तो आप समझिए। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। आप यूएन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, मैंने बहुत डिटेल से बताया, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप भारत का, सभी में इसके अंदर का ही आएगा। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ।